नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज उन सब प्रतिभागियों का और स्टूडेंट्स का स्वागत जो गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर में बीए पार्ट तृतीय के छात्र छात्राएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले जो हमने वीडियोस देखे हैं, जो यूट्यूब की क्लासेज आपने देखी होगी, उसमें हमने यूनान के यानी एथेंस और उसके निकटवर्ती जो और नगर राज्य थे, वहाँ जो जो भी दार्शनिक संप्रदाय पैदा हुए उनकी हमने चर्चा की। हमने सोफिस्ट की चर्चा की थी, उसके बाद सुकरात की चर्चा की थी जो प्लेटो के गुरु थे। उसके बाद उनसे प्रेरित दो संप्रदायों की चर्चा की थी। हमने एपिक्यूरियंस की चर्चा की थी। ये चर्चाएं इसलिए आवश्यक थी क्योंकि पृष्ठभूमि का काम करती है, नींव का काम करती है। जब हमें प्लेटो और अरस्तु को समझना होता है तो हमें सोफिस्टों को भी समझना होता है, सुकरात को भी समझना होता है और एपिक्यूरियंस को भी समझना होता है। तो जब अब ये चूंकि पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हम प्लेटो के जीवन चरित्र के बारे में देखेंगे आज। तो आज शुरुआत करते हैं हम प्लेटो की। यही हमारे सिलेबस में पहले पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनसे हमारा सिलेबस शुरू होता है। तो मैं कह रहा था आज हम आरंभ प्लेटो से करेंगे। जिस नाम को हम प्लेटो के नाम से जानते हैं वो उनका सही नाम नहीं है। प्लेटो का जो सही नाम था वो था अरिस्टोकलीज, लेकिन चूंकि प्लेटो की व्यायाम में रुचि थी और प्लेटो शारीरिक रूप से बहुत हष्टपुष्ट था, इसलिए उसके अध्यापक और उसके साथी उसको प्लेटोन कहा करते थे। प्लेटोन का तात्पर्य है वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सुडौल हो, सुंदर हो और पुष्ट शरीर वाला हो, उसे प्लेटोन कहा जाता है। फिर यही प्लेटोन, उसका उपनाम प्लेटो बन गया। तो आज हम अरिस्टोकलीज को प्लेटो के नाम से जानते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस नगर में ही हुआ था। एक नगर राज्य था छोटा सा, जो आजकल ग्रीक देश में है, या जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, वहाँ है आजकल। ये बात है 427 ईस्वा पूर्व की। ईसा से लगभग 450 साल पहले प्लेटो पैदा हो चुका था, ईसा मसीह से। प्लेटो का जन्म एथेंस के ही एक कुलीन और समृद्ध परिवार में हुआ। उसके पिताजी थे, वो तत्कालिक एथेंस के दरबार में एक सम्माननीय पद के ऊपर थे। उनकी माता भी सोलन वंश, जो कि वहाँ के महत्वपूर्ण वंश था, उसमें उत्पन्न हुई थी। प्लेटो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी इच्छा ये हुई कि वो सुकरात के शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि सुकरात उस समय एज ए टीचर बहुत फेमस थे। तो फिर 8 वर्ष तक प्लेटो ने सुकरात के चरणों में बैठकर और शिक्षा प्राप्त की। हालांकि प्लेटो की जो शुरुआती इच्छा थी, जब प्लेटो युवा हो रहा था, तब उसके ये इच्छा थी कि वो सक्रिय राजनीति में जाएगा। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ बनने के सपने देखता था। वो देखता था कि वो एथेंस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी सोच को ही परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। और वो था प्लेटो के जीवन में क्रांतिकारी मोड़ लाने वाला वो घटना थी जब उसके गुरु
सुकरात को तात्कालिक शासन व्यवस्था ने जहर का प्याला दे दिया और सुकरात की मौत हो गई। सुकरात की इस मौत के बाद प्लेटो का जीवन ही बदल गया। उसको बड़ी मार्मिक आघात पहुंचा उसको, और उसका प्रजातंत्र से और सक्रिय राजनीति से विश्वास उठ गया। जब सुकरात को प्राणदंड दे दिया गया, जब सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया, उसके बाद प्लेटो को भी ये लगा कि अगला नंबर उसका है। इसलिए वो अपने कुछ मित्रों के साथ एथेंस छोड़कर चला गया, और उसके आगे के जीवन के जो 12 वर्ष है उनका इतिहास कहीं भी नहीं मिलता भी उन 12 वर्षों में उसने क्या किया। हालांकि एक अनुश्रुति ये है कि इस 12 साल में वो इटली, यूनान और मिस्र जैसे विभिन्न देशों में घूमता रहा, और यहाँ तक कि एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान विल ड्यूरेंट, वो अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ फिलोसॉफी में लिखते हैं कि जब ये 12 वर्ष तक भटक रहा था प्लेटो विभिन्न देशों में, कि उस दौरान वो भारत भी आया था, गंगा के तट पे भी आया था। थोड़ी सी बात में सच्चाई भी है विल ड्यूरेंट की बात में, क्योंकि जब हम आत्मा का सिद्धांत देखते हैं प्लेटो का, तो बिल्कुल भारतीय दर्शन और फिलोसॉफी से मिलता हुआ है। खैर, ये बहस का विषय हो सकता है कि वो भारत आया या नहीं। 12 वर्षों में विभिन्न देश देशांतरों में भटक कर और प्लेटो वापस एथेंस आ गया, और एथेंस आके और उसने जो पहला काम किया वो काम ये किया कि उसने एक अपनी एकेडमी खोली। एकेडमी या अकादमी उस टाइम का प्रथम विश्वविद्यालय था जो प्लेटो ने स्थापित किया था। जैसे अपने उस समय तक्षशिला या नालंदा हुआ करते थे, उसी प्रकार वहाँ अकादमी के नाम से प्लेटो ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। और देखिए उस अकादमी के मेन गेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि यहाँ वही व्यक्ति प्रवेश करे जिसे मैथ्स आती है, गणित आता है, और जो तर्कशास्त्र में प्रवीण हो। क्योंकि प्लेटो ये मानता था कि जिस व्यक्ति को तर्कशास्त्र का ज्ञान है, जिस व्यक्ति को मैथ का ज्ञान है, वही व्यक्ति एक अच्छा फिलोसोफर हो सकता है। तो ऐसे ही एक महान विश्वविद्यालय की स्थापना प्लेटो ने की, और ये विश्वविद्यालय लगभग 1000 साल तक काम करता रहा। ये अकादमी 1000 साल तक चली, और ये तब तक चली जब तक कि 522 ईस्वी यानी ईसा के 500 साल बाद एक रोमन सम्राट हुआ था जस्टिनियन। इस जस्टिनियन ने क्या किया, इस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। इस रोमन सम्राट जस्टिनियन को हम आजकल न्यूज़पेपर्स में नाम पढ़ते हैं, एक हागिया सोफिया करके, और एक विवाद उठा हुआ है वैश्विक स्तर के ऊपर। ये तुर्की में है। पहले कभी ये हागिया सोफिया एक चर्च हुआ करता था जिसकी स्थापना 530 के आसपास रोमन सम्राट जस्टिनियन ने की थी। आजकल इसे मस्जिद बना दिया गया है, इसलिए ये विवाद उठा हुआ है पूरे संसार में। खैर, हम अकादमी की चर्चा कर रहे थे जो कि प्रथम विश्वविद्यालय था, और इस विश्वविद्यालय में आने के बाद सुकरात की प्रतिभा थी, प्लेटो की जो प्रतिभा थी वो निखर कर सामने आई। इस अकादमी में प्लेटो गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान की शिक्षा दिया करता था। इसके सहायक शिक्षक थे, वो भी राजनीति, कानून और दर्शन के ऊपर शिक्षा दिया करते थे। और अब प्लेटो ने लिखना शुरू किया, और खूब लिखा उसके बाद प्लेटो ने। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेटो था
वो राजनीतिक विज्ञान का प्रथम दार्शनिक था। हालांकि अब राजनीतिक विज्ञान का जो पिता है वो तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु को बोलते हैं, लेकिन जो प्रथम दार्शनिक था, राजनीतिक दार्शनिक, जिसके विचारों में और ज्ञान में हमें राजनीतिक दर्शन का पता चलता है, नैतिकता का पता चलता है, ये नैतिकता और दर्शन प्लेटो ही लेके आया था। खैर, प्लेटो एकेडमी में आ गया, प्लेटो अध्ययन और अध्यापन का काम करने लग गया। जब प्लेटो 60 से 70 वर्ष के बीच में कहीं था, तो प्लेटो के विचार आया कि क्यों न जिन चीज़ों को मैं सिद्धांत रूप में ढाल रहा हूँ, यानी पुस्तकों में लिख रहा हूँ, इसे लागू करके देखा जाए। तो उसने अपने आदर्शों को, अपने जो आइडियाज़ थे, उनको व्यवहार में ढालने के लिए प्रयास शुरू किए और जल्दी ही उसे मौका मिल गया। जैसे एक नगर राज्य एथेंस हुआ करता था, एक नगर राज्य हुआ करता था सिराक्यूज। सिराक्यूज में प्लेटो का एक मित्र था दियोन, और वहाँ के राज दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। दियोन ने प्लेटो को आमंत्रित किया कि मेरा जो राजा है डायोनीसियस द्वितीय, ये डायोनीसियस द्वितीय तैयार है दार्शनिक राजा बनने के लिए। क्योंकि प्लेटो ने जब ये देखा कि जो वर्तमान के जितने भी नगर राज्य हैं वो सब भ्रष्ट हैं, वहाँ खूब अत्याचार होता है, सुकरात जैसे मनीषी को, महात्मा को भी जहाँ मार दिया जाता है, तो ऐसे में उसकी ये इच्छा थी कि आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट का निर्माण किया जाए, एक अच्छे दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाए। तो इस दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए प्लेटो जीवन के अंतिम वर्षों में सिराक्यूज चला गया और वहाँ के शासक डायोनीसियस को उसने दार्शनिक शासक बनने के लिए तैयारी करना शुरू किया। कुछ समय तो डायोनीसियस प्लेटो की बातें मानता रहा, उसके अकॉर्डिंग उठता, बैठता, पढ़ता और कठोर जीवन व्यतीत करता। लेकिन ज़्यादा समय तक वो प्लेटो की बातों और परामर्श को स्वीकार नहीं कर पाया, और कुछ चाटुकारों ने भी डायोनीसियस को भड़का दिया कि आपका ये जो मंत्री है दियोन, जो प्लेटो को लेके आया है, ये आपको बर्बाद करना चाहता है। परिणाम क्या निकला कि जो प्लेटो का दोस्त था दियोन, उससे उसका राजा डायोनीसियस नाराज हो गया और उसने पूरी संपत्ति जब्त कर ली दियोन की, और यहाँ तक कि दियोन की जो पत्नी थी उसको भी दूसरे पुरुष को बेच दिया। खैर, ऐसी परिस्थितियों में प्लेटो ने एथेंस लौटना ही फायदेमंद समझा और प्लेटो वह एथेंस लौट आया। एक बार दोबारा फिर सिराक्यूज से निमंत्रण मिला कुछ साल बाद प्लेटो को कि इस बार राजा गलती नहीं करेगा, आप आएं और प्लीज़ दोबारा डायोनीसियस को दार्शनिक राजा बनाने के जितने भी प्रक्रिया हैं वो शुरू करें। इस बार फिर प्लेटो सिराक्यूज पहुंचा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर उस राजा के साथ प्लेटो के मतभेद हो गए और प्लेटो को बंदी बना लिया गया, एक प्रतिष्ठित बंदी। खैर, जैसे तैसे एक दूसरे राजा के हस्तक्षेप से प्लेटो वापस एथेंस लौटा, और अब प्लेटो ने यह निश्चय कर लिया कि उसका जो दार्शनिक राजा है वो बनना बड़ा असंभव है, एक अच्छा राजा बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो वो फिर व्यवहारिकता की ओर मुड़ गया, उसने सिद्धांत और आदर्श छोड़ दिए और बाकी का जीवन फिर उसने एक आदर्श राजा के बजाय एक व्यवहारिक राजा कैसे बनाया जाए इस चिंतन में व्यतीत किए। 81 वर्ष तक आते आते प्लेटो काफ़ी वृद्ध हो चुका था, और ऐसे में ही एक दिन प्लेटो इस संसार को छोड़कर चला गया। खैर, प्लेटो दार्शनिकों का राजा था और वो राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला था। तो ऐसे ही महान
राजनीति दार्शनिक की आज हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम प्लेटो ने जो कृतियाँ लिखी है, जो डायलॉग्स लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी है, उन सब की तरतीब से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।